हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम या प्रमेय का बात एक ही है। इसे हम एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं या इसे हम प्रमेयिका भी कह सकते हैं। एल्गोरिथम या प्रमेयिका दोनों बात एक ही है। आज हम दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक है, उस धनात्मक पूर्णांक का HCF किस विधि से निकालना सीखेंगे। HCF किस विधि से निकालना सीखेंगे। HCF दोनों धनात्मक पूर्णांकों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सीखेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकाल सकते हैं तथा एक और विधि है, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पहले HCF जानकारी होना चाहिए कि HCF क्या है। यदि आपको नहीं जानकारी है तो हमारे पिछले लेक्चर को देखिए, उसमें हमने HCF के बारे में बताया है कि HCF क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, तो आप पिछले वीडियो कर जाकर देख सकते हैं। आप मेरे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल को देखिए और वहाँ पर मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आप जा कर के पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है, जिसे हम अपने स्क्रीन पर लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दो धनात्मक पूर्णांकों को HCF निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक शर्त होता है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का शर्त क्या होता है कि जहाँ आर होता है, ये आर का मान जो होता है वह हमेशा, आर का मान जो होता है, आर का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। क्या होता है, आर का मान 0 के हमेशा बराबर या बड़ा होता है, किंतु वह बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पर आर का मान 0 के बराबर या बड़ा होता है, किंतु बी से छोटा होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जब हम शुरू करते हैं, चालू करते हैं, तो इसमें जब तक आर का मान 0 के बराबर ना हो जाए, आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू नॉट 0, तब तक हम प्रक्रिया को जारी रखते हैं। मतलब कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जब दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने जाते हैं, तो जब तक आर का मान 0 के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक हम प्रक्रिया को जारी रखते हैं। जब आर का मान मेरा 0 के बराबर हो जाता है, तब दोनों धनात्मक पूर्णांकों का HCF क्या होता है, बी वाला मान होता है। जिस चरण में आर का मान 0 के बराबर हो जाता है, उस चरण में ही HCF क्या हो जाता है, मेरा बी वाला मान HCF हो जाता है। यानी कि आप बनाते गए, मान के चौथा चरण में आपका आर का मान 0 हो जाएगा। तो चौथे चरण में अगर यदि आर का मान 0 हो रहा है, तो HCF कौन होगा, चौथा चरण वाला ही बी का मान हो जाएगा। क्या होगा, चौथा चरण वाला ही बी का मान क्या होगा, मेरा HCF हो जाएगा। ठीक, तो आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो इसे हम एक फार्मूला के द्वारा समझते हैं। फार्मूला यानी कि उदाहरण के द्वारा समझते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालना। तो यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
क्या है 4052 और 12576 दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, इसको हम प्रमेयिका भी बोल सकते हैं या इसको हम प्रमेयिका भी बोल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका भी बोल सकते हैं। उसके द्वारा हम क्या चीज़ निकालेंगे, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालेंगे। तो आपको एक और बात यह जानकारी होना चाहिए कि इस संख्या में A कौन होगा और B कौन होगा। तो A जो होगा वह कभी भी हमेशा B से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि A का मान क्या होगा, B से बड़ा होगा। तो A हमारा यहाँ पर 12576 हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, A बराबर 12576 और B बराबर क्या हो जाएगा 4052। इस टाइप से होगा, मतलब कि जो बड़ा वाला मान होगा मेरा A हो जाएगा, छोटा वाला B हो जाएगा और Q क्या होता है, Q होता है गुणांक, यानी कि गुणा करने के बाद जो आता है उसे हम गुणांक कहते हैं, गुणांक। और R इज इक्वल टू, R क्या होगा, R होगा शेषफल, क्या होगा, R शेषफल होगा, R क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि A का मान, जैसा कि हमने बताया आपको कि A का मान किससे बड़ा होगा, A का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, B से बड़ा होगा। तो यहाँ A हमारा क्या हो जाएगा 12, यानी कि A का मान किससे बड़ा है, यहाँ पर A का मान किससे बड़ा है, B से बड़ा है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्मूला पर जा करके सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, यानी कि A हमारा कितना हो गया 12576 हो गया, B के जगह पर 4052 हो गया और Q क्या है, यहाँ पर गुणांक है, देखिए गुना लिखा हुआ है, गुणांक है। और R क्या है 420 है, यानी कि शेषफल। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि 4052 में यदि हम 3 बार गुना करते हैं तो शेषफल का मान कितना आता है 420 आता है। 4 बार गुना कर देंगे तो यह 12576 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कितना बार गुना किए, 3 बार गुना किए। चूँकि यहाँ पर शेषफल यानी कि R का मान 0 के बराबर नहीं है, R का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी, जारी रहेगी। चूँकि यहाँ पर शेषफल का मान क्या है, चूँकि यहाँ पर शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारी प्रक्रिया क्या होगी, जारी रहेगी। जब शेषफल के मान 0 के बराबर हो जाएगा तो B वाला मान जो होगा वही मेरा क्या होगा, HCF होगा, दोनों धनात्मक पूर्णांकों को। तो अगले चरण में हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। अगले चरण में जो मेरा B वाला मान होता है, अब इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम नहीं रखते ध्यान में, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इधर देखते हैं, इसमें जो मेरा क्या होता है, जो B वाला मान होता है यह बड़ा है किससे, R वाला से, यह हमेशा बड़ा होता है, यानी कि B वाला मान मेरा A के जगह पर चला आता है। कहाँ चला जाता है, B वाला जो मान होता है वो A के जगह पर चला आता है और R का मान जो होता है हमारे कहाँ पर चला आता है, B के जगह पर चला आता है। इसको ध्यान से समझिएगा,
बी जो होता है वो क्या बन जाता है, ए हो जाता है। आर जो रहता है यानी कि 420 यहाँ पर है, वहाँ पर दूसरे दूसरे क्वेश्चन में कुछ कुछ होगा। तो जो आर का मान होता है वो मेरा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। क्या हो जाता है, आर का मान बी हो जाता है। उसके बाद आप समझ में करते हैं कि फार्मूला में क्यू आता है। तो क्यू क्या होता है, गुणांक होता है, यानी कि कितना से गुना किया जाए कि वह ए के बराबर हो जाए या ए से छोटा हो। और बराबर हो जाता है तो शेषफल का मान शून्य हो जाता है, यानी कि आर का मान 0 हो जाता है। यदि बराबर नहीं होता है तो शेषफल यानी कि आर का मान कुछ न कुछ जरूर आता है। तो चलिए हम इसको अगली प्रक्रिया को जारी रखते हैं। चूँकि यहाँ पर 4052 मेरा ए हो गया और 420 क्या हो गया, बी हो गया। इसमें हम कितना से गुना करते हैं, 9 से करते हैं। कितना से गुना करते हैं, 9 से करते हैं। तो मेरा शेषफल कितना हो जाता है, 272 हो जाता है। कितना हो जाता है, शेषफल 272 हो जाता है। यदि हम 420 में कितना से गुना कर दे, 10 से गुना कर दे, तो यह मेरा 4052 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें पता है कि हमें से बड़ा नहीं लाना है, क्या लाना है, उससे छोटा लाना है या उसके बराबर लाना है। चूँकि यहाँ पर भी देखा जाए तो शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात आर का मान यहाँ पर मेरा क्या है, 272 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए प्रक्रिया हमारी क्या होगी, अभी जारी रहेगी। जब शेषफल यानी कि आर का मान 0 हो जाता है, यह किस पर डिपेंड करता है, आर पर ही डिपेंड करता है। जब ये 0 हो जाता है तो हमारी प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और बी वाला जो मान होता है, बी वह क्या हो जाता है, मेरा HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF। और कौन से चरण का होता है, जिस चरण में आर का मान 0 के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पर आर का मान 0 के बराबर नहीं है तो हम प्रक्रिया को जारी रखते हैं। अब जैसा कि पिछले स्टेप की तरह जो मेरा बी वाला जगह का मान होता है, बी का जो मान होता है वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो आर का मान होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और क्यू किस पर डिपेंड करता है, गुणांक पे डिपेंड करता है। तो सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, जो बी का मान था वह क्या हो गया, ए बन गया। और जो आर का मान था वो क्या बन गया, बी बन गया। क्या हो गया, बी बन गया। अब गुणांक क्या हुआ, गुणांक 1 हो गया। क्या हुआ, गुणांक 1 हो गया। क्योंकि यदि हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 2 से गुना करने के बाद यह 272 है वो 420 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें कितना से गुना करते हैं, एक से गुना करते हैं। और 1 से गुना करने के बाद कितना आता है, 148 मेरा शेषफल बचता है। चूँकि यहाँ पर भी देखा जाए तो शेषफल यानी आर का मान कितना है, 148 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जो कि 0 के बराबर नहीं है तो हम जानते हैं कि प्रक्रिया हमारी अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब शेषफल का मान 0 होगा उसी समय मेरा HCF का मान निकलेगा। तो प्रक्रिया मेरा जारी रहेगा। जो मेरा बी का मान होगा वह फिर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो आर का मान होगा वह फिर से मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम टू सेम पिछली बार की तरह बी हो जाएगा। और शेषफल क्या होगा, जो गुणांक पे डिपेंड करेगा। यदि गुणांक गुना करने के बाद यह अगर इतना 272 यानी कि ए के बराबर हो जाता है बी का मान, तो शेषफल का मान 0 हो जाता है। चूँकि यहाँ पर गुना करेंगे 2 बार तो यह 272 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर दो बार गुना ना करके कितना बार गुना करे हैं, एक बार किए हैं। और एक बार करने के बाद मेरा शेषफल कितना आता है, 124, जो
किसके बराबर नहीं है, जो यहाँ पर r के मान कितना है 124, कितना है 124 है, जो 0 के बराबर नहीं है, यह 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। फिर जो b का मान होगा a हो जाएगा, b वाला मान a हो जाएगा, और r वाला मान क्या हो जाएगा b हो जाएगा, r वाला मान क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और b का मान a हो जाएगा। इसके बाद फिर अगली प्रक्रिया में हम गुना करते हैं 124 में एक बार, तो शेषफल मेरा क्या होता है 24 आता है, यानी कि इसमें से घटाने के बाद शेषफल इतना में से इसको जब हम घटाते हैं तो शेषफल का मान कितना होता है 24 होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी जारी रहेगी। जब शेषफल के मान 0 के बराबर हो जाएगा तो प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम प्रक्रिया को जारी रखते हैं। फिर उसी प्रकार जो b का मान होगा वो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, b का मान a हो जाएगा, और जो c का मान होगा, c नहीं बोले इसको, सॉरी, जो r का मान होगा वो मेरा क्या बन जाएगा b बन जाएगा, r का मान क्या बन जाएगा b बन जाएगा, और जो b का मान होगा वो a बन जाएगा। उसके बाद फिर गुना करते हैं, तो गुना करते हैं कितना से 5 से। तो जब हम 5 से गुना करते हैं तो ये कितना आता है, तो मेरा शेषफल कितना आता है 4 आता है। कितना आता है, यानी कि r का मान कितना होता है 4 होता है, जो 0 के बराबर नहीं है। फिर मेरी प्रक्रिया जारी रहेगी। जब r का मान 0 के बराबर हो जाए तभी इसको छोड़िएगा, ठीक। तो अगली प्रक्रिया में जो मेरा b का मान होगा वह फिर से क्या बन जाएगा a की जगह पर चला आएगा, और जो r का मान होगा, r का मान वो मेरा क्या हो जाएगा b बन जाएगा। क्या बन जाएगा b बन जाएगा, r का मान क्या बन जाएगा b बन जाएगा। अब देखिए, अब जब हम इसमें 6 से गुना करते हैं तो भैया मेरा यहाँ शेषफल यानी r इज इक्वल टू 0। तो प्रक्रिया मेरी यहाँ पर क्या हो गया समाप्त हो गया। चूँकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसीलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। और देखिए, अब बात रही यहाँ, तो प्रक्रिया समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर अब भैया HCF कौन सा होगा, HCF कौन सा होगा, तो आपको पता हो गया होगा, आपको जानकारी हो गया होगा, मिल गया होगा कि HCF यहाँ पर क्या होगा। तो बताइए कि HCF क्या होगा। HCF होगा b का मान, क्या क्या किसका मान b का मान। तो यहाँ पर b का मान कितना है 4 है, कितना है 4 है, b का मान 4 है। तो यही मेरा इस दो धनात्मक पूर्णांक का क्या हो जाएगा HCF। दो धनात्मक पूर्णांक का HCF यानी कि मौसा कितना हुआ मेरा 4 हो गया। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है। तो चलिए हम HCF महत्तम समापवर्तक कुछ संख्याओं का, तो चलिए हम एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं कि दो संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है। इसको आप अगर समझ लेते हैं तो आपका, हमको उम्मीद है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्लियर होगा। तो हम दो संख्या लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, कितना 420 और 130। क्या क्या चीज़ 420 और 130 लेते हैं। इसका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या चीज़ निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है BQ प्लस R। यहाँ पर A क्या होता है, दो जो धनात्मक पूर्णांक दिया होता है उसमें से बड़ा वाला मान क्या हो जाता है A हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार A का मान मेरा पर यहाँ पर क्या हो गया 420 हो गया, और जो बचता है यानी कि छोटा वाला मान, छोटा धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या हो जाता है b हो जाता है। और इसके बाद जब इसमें हम जितना से गुना करते हैं, इतना से गुना किया जाए, अब हम पे डिपेंड करता है कि कितना से गुना करें कि यह 420 के इक्वल हो जाए यानी कि बराबर हो जाए, या उससे
क्या हो, छोटा रहे। क्या रहे, उससे छोटा रहे। किससे, यह जो मेरा मान होगा, जो हम मान निकालेंगे वह 420 से के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो जब ये हम यहाँ पर 130 में गुना करते हैं कितना से, 4 से, तो यह मेरा जो 420 है इससे मेरा 130 क्या हो जाएगा, इससे मेरा 130 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो यह मान मेरा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 4 से ना गुना करके कितना से गुना किए हैं, 3 से गुना किए हैं, ताकि मेरा मान छोटा रह जाए। क्योंकि हमके शर्त है कि इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो जब हम 130 में 3 से गुना किए तो शेषफल यानी कि कितना आया, 30 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आपको पता है कि जब r का मान यानी कि शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो प्रक्रिया मेरी जारी रहती है। जब r का मान यानी कि शेषफल के मान 0 के बराबर हो जाता है तो प्रक्रिया मेरा समाप्त हो जाता है और HCF B का मान, B के जगह पर जो मान होता है वही मेरा HCF हो जाता है। तो हम प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो मेरा B का मान होता है वह A हो जाता है और जो R का मान होता है वो क्या हो जाता है, B हो जाता है। अगले चरण में क्या हो जाता है, B का मान A हो जाता है और R का मान B हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगले चरण में हमने लिख दिया B का मान A के जगह पे और R का मान किसके जगह पे, B के जगह पे। और इसके बाद हम इसमें गुना करते हैं। तो इसमें हम अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 तिरिका क्या होगा, 15 यानी कि 150 हो जाएगा। लेकिन यदि हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 4 तिया 12 यानी कि 120 आता है। तो हमें पता है कि जो हम 30 में गुना करेंगे किसी संख्या से तो गुना करने के बाद वह 130 के से बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो यह बराबर नहीं होगा तो इसीलिए हम छोटा लेते हैं, 4 लेते हैं और गुना करने के बाद शेषफल मेरा क्या होता है, 10 होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, तो हमें